से स्वागत है। आज हम लोग फाइनली एलिमेंट 3 मैनेजिंग रिस्क अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है इमरजेंसी प्रोसीजर्स एंड फर्स्ट एड। ये टॉपिक बहुत वास्ट है और जितने भी हमने एलिमेंट्स लिए, हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, इम्प्रूविंग हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, ह्यूमन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर, रिस्क असेसमेंट, मैनेजमेंट ऑफ चेंज, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, परमिट टू वर्क और फाइनली इमरजेंसी प्रोसीजर्स एंड फर्स्ट एड, ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हम लोगों ने टच किए, ये सारे एलिमेंट्स खुद में एक एक दिन का सेशन है और इन्हें समझना डिटेल में बहुत ज़रूरी होता है। सो बेसिकली आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं इमरजेंसी प्रोसीजर्स एंड फर्स्ट एड के बारे में। तो आइए देखते हैं कि इमरजेंसी प्रोसीजर्स एंड फर्स्ट एड क्यों ज़रूरी है या क्या है। सो बेसिकली इमरजेंसी प्रोसीजर्स एंड फर्स्ट एड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसीलिए ज़रूरी हो जाता है ताकि दुर्घटनाओं के दौरान या किसी भी एक्सीडेंट इंसिडेंट के दौरान आप किस तरह से बिहेव करेंगे उसकी आपकी प्रैक्टिस हो। अगर आपकी प्रैक्टिस है तभी आप उस चीज को लेके सही ढंग से या सही बर्ताव कर पाते हैं। सो बेसिकली इमरजेंसी प्रोसीजर्स अगर एस्टैब्लिश है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आपने पहले से इमरजेंसीज क्या क्या हो सकती है उसके बारे में जानकारी ली हुई है। प्रोसीजर्स जो हैं अलार्म को रेज करने के वो आपने एस्टेब्लिश किए हुए हैं। किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप उसको फॉलो करेंगे वो प्रोसीजर्स भी आपने बनाए हुए हैं। किस तरह के प्रोविजन, किस तरह के उपकरणों का इस्तेमाल या सूटेबल इक्विपमेंट्स आपके पास में अवेलेबल हैं वो आपने लिस्ट डाउन किया हुआ है। आपने रिस्पॉन्सिबल लोगों को नॉमिनेट किया हुआ है और उन्हें ट्रेन भी किया हुआ है। जैसे और उन्हें ट्रेनिंग मतलब लोगों को, जनरल लोगों को भी आपने इमरजेंसी प्रोसीजर्स के बारे में ट्रेनिंग और इन्फॉर्मेशन डाउन द लाइन दी हुई है। अब वो किस तरह से दी हुई है, ड्रिल्स और एक्सरसाइजेस के द्वारा। एंड नॉट इवन दिस, आपने इमरजेंसी जो सर्विसेज हैं जैसे एम्बुलेंस हो गई या फायर ब्रिगेड हो गई, इन सब की जानकारी भी लोगों को दी हुई है। इसी के साथ साथ में आपने अपनी फैसिलिटी के अंदर फर्स्ट एडर्स तैयार किए हुए हैं, जो कि ऐसे लोग तैयार किए हुए हैं जो कि ट्रेंड हैं और कारगर रूप से इमरजेंसी को हैंडल करने में सक्षम हैं। सो इस तरह से इमरजेंसी प्रोसीजर्स और फर्स्ट एड के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इमरजेंसी प्रोसीजर्स और फर्स्ट एड के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इसके हमने 3 हिस्से किए। सबसे पहले हिस्से में हम बात करेंगे द नीड फॉर इमरजेंसी प्रोसीजर्स। दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे द नीड फॉर इमरजेंसी प्रोसीजर्स के बाद में इमरजेंसी प्रोसीजर्स एंड अरेंजमेंट्स और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फर्स्ट एड रिक्वायरमेंट्स। तो ये 3 बेसिक स्टेप्स हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि इमरजेंसी नीड्स क्या होते हैं। सो बेसिकली इमरजेंसी प्रोसीजर्स को एस्टैब्लिश करने की जरूरत क्यों पड़ती है, या इमरजेंसी के प्रोसीजर्स को या अरेंजमेंट्स को लिस्ट डाउन करने की आवश्यकता क्यों है, फर्स्ट एड के रिक्वायरमेंट्स क्यों होती है। तो ये सब चीजों को अब ये पूरा डिटेल में तो मैं नहीं जा सकता, लेकिन आई ट्राई एंड टच एज मच एज पॉसिबल। इसके अंदर हम लोग 4 सवाल लेंगे। इमरजेंसी प्रोसीजर एंड फर्स्ट एड के 4 सवाल हैं जो हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा एंड पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले नीड फॉर इमरजेंसी प्रोसीजर्स। तो क्यों इमरजेंसी प्रोसीजर्स को एस्टैब्लिश करने की आवश्यकता क्यों होती है। बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई कुछ गलत हो रहा हो या कोई भी कंट्रोल्स हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहे हो या एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स हो रहे हो, तो आप चाहे कितने भी प्रोविजन कर लीजिए, लेकिन वो प्रोविजंस होने के बावजूद भी कुछ एक्सीडेंट्स या कुछ इंसिडेंट्स तो होंगे ही। आप उन्हें टाल नहीं सकते, लेकिन उनके लिए तैयार हो सकते हैं। सो बेसिकली इमरजेंसी प्रोसीजर्स को एस्टैब्लिश करने की जरूरत क्यों पड़ती है। आप चाहे कितना ही अच्छा सिस्टम क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी कंपनी क्यों ना हो, कितनी छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, कितने ही अच्छे सिस्टम हो या कुछ ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपके यहाँ पे एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट तो होंगे। तो इमरजेंसी प्रोसीजर्स इसीलिए एस्टैब्लिश करने अनिवार्य हो जाते हैं
कि जब ये दुर्घटनाएं घटें तो आप उसके लिए तैयार हो और आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है, जिसे कहते हैं हम लोग प्रैक्टिस। सो बेसिकली इमरजेंसी प्रोसीजर्स जो है वो एक तरह से प्रैक्टिस है। तो अब आपको प्रैक्टिस किन किन चीजों की करनी चाहिए या किन किन चीजों के बारे में एक मोटा मोटा हम लोगों ने टॉपिक्स लिस्ट डाउन किए हैं, जैसे फायर हो गया, बॉम्ब थ्रेट हो गया, स्पिलेज ऑफ हैजार्डस केमिकल हो गया, रिलीज ऑफ टॉक्सिक गैस हो गया, आउटब्रेक ऑफ डिजीज हो गया, सीवियर वेदर एंड फ्लडिंग हो गया, मल्टीपल कैजुअलिटी और एक्सीडेंट्स हो गया, टेररिस्ट और सिक्योरिटी इंसिडेंट्स हो गए। तो ये बेसिकली मोटे मोटे हमारे टॉपिक्स हैं। अब क्योंकि हम लोग करंट डेट सिनेरियो में बात कर रहे हैं तो आए दिन हमें सुनने में आता है कि कहीं पे गैस लीक हो गई, डिजीज आउटब्रेक है जैसे हम लोग सब जूझ रहे हैं, सो यहाँ सीवियर वेदर कंडीशंस हैं। इन सब चीजों के लिए हमने कुछ प्रोसीजरल गाइडलाइंस एस्टैब्लिश की होनी चाहिए और कुछ सेट पैरामीटर्स हमें एस्टैब्लिश करने चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बिना सोचे समझे बस उसके ऊपर एक्शन, मतलब हमने जब आग लगी तब कुआं खोदने बैठे हैं, उससे पहले से हमने कोई प्रोविजन नहीं किया, हमने पहले से तैयारी नहीं करी, हमने पहले से कोई चीजों का अनुमान लगा के नहीं रखा था। अब ये जो है ये सिस्टम पे आता है कि क्या ये इस तरह का सिस्टम हमारे पास में पहले से एग्जिस्टिंग करता था। आज जब हम लोग किसी और के ऊपर ब्लेम डालते हैं कि हमें भाई इतने सालों से हमारे पास में ये वी आर अ डेवलपिंग कंट्री और हमारे पास में ये सब चीजें एस्टैब्लिश पहले से होनी चाहिए, तो किसी के पास नहीं होती है। ये सारी सिस्टम्स जो है वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम जैसे प्रोग्रेशन में डेवलप होते चले जाते हैं। तो ये इन सब चीजों की हमें तैयारी रखनी चाहिए और इन परिस्थितियों में हम कैसे बिहेव करेंगे उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है और प्रोसीजर एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे सेट गाइडलाइंस हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट की अपनी गाइडलाइंस हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने खुद के प्रोसीजर्स अलग एस्टैब्लिश करते हैं। तो चाहे वो फायर हो, चाहे वो बॉम्ब थ्रेट हो। अब बॉम्ब थ्रेट जरूरी नहीं है कि आप ही की कंपनी में हो, आप कहीं गए हो और वहां पे अगर ऐसा थ्रेट अगर हो गया तो आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, उसकी ट्रेनिंग आपको होनी चाहिए। तो ज्यादातर लोग सोचते हैं अरे इमरजेंसी प्रोसीजर है तो सेफ्टी वालों का काम है, वो देख लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली सेफ्टी जो है वो रियल लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। सो सेफ्टी प्रैक्टिसेस जो है वो आपको अडॉप्ट करनी चाहिए और आपको विद इन डे टू डे लाइफ में उसको प्रैक्टिस में लाना चाहिए। स्पिलेज ऑफ हैजार्डस केमिकल। अब स्पिलेज ऑफ हैजार्डस केमिकल क्या एक ही जगह हो सकता है? नहीं, आपके घरों में हो सकता है, आपकी मैकेनिकल वर्कशॉप में हो सकता है, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैजार्डस केमिकल हर जगह होते हैं, चाहे वो पेंट हो, चाहे थिनर हो, चाहे आपके डिसइंफेक्टेंट्स हो, कोई भी चीज हो, ये सारे हैजार्डस केमिकल ही तो हैं। अब आप ये सोचिए कि हम लोग इंडस्ट्री में तो ध्यान देते हैं, लेकिन क्या हम लोग घर पे भी उतनी इसका ध्यान देते हैं? तो ये सब चीजें जो है, ये इमरजेंसी प्रोसीजर्स के बारे में जानकारी ज्यादा से ज्यादा बात करिए, एज अ प्रोफेशनल आपको शेयर करना है और आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाइए। इसके साथ साथ में रिलीज ऑफ टॉक्सिक गैसेस। अब टॉक्सिक गैसेस तो कहीं से भी रिलीज हो सकती है, चाहे वो फैसिलिटी में हो। क्यों लोग आपाधापी में भागने लगते हैं या स्टैम्पीड होने लगता है? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि भैया ये रिलीज क्या हो रहा है, ये गैस इतनी पॉइजनस है ही नहीं, क्यों घबरा रहे हो। तो ये जानकारी जब तक लोगों तक नहीं पहुंची है तब, और अगर आपके वहां पे साइनेजेस नहीं इन्वॉल्व हैं या लोगों को पब्लिक इंफॉर्मेशन अगर शेयर नहीं किया गया है तो ये सब चीजों से लोग घबराएंगे। आउटब्रेक ऑफ डिजीज में भी ऐसा ही है। आपको अगर कोई चीज आप उससे सफर कर रहे हैं तो हम लोग पैनिक कर जाते हैं। ज्यादातर जो सिचुएशंस हैं उसके अंदर पैनिक होने की वजह से काफी लोगों को तकलीफें बढ़ जाती है एंड एक पैनिक सिचुएशन है। दूसरा, वी स्टार्ट फ्लडिंग, अरे ये, अरे अरे ऐसा हो गया, अरे तुम्हें नहीं पता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। डोंट पैनिक। अगर आप अपना माइंड काम रखें और इन सब चीजों को एक प्रोसीजर एस्टैब्लिश किए जाएं तो आपको बड़ी आसानी होगी ये सब चीजें करने में। हम लोग जैसे लाइन फॉलो नहीं करते हैं, अरे हम इतने घंटे से वेट कर रहे हैं, भैया जितना समय लगना है वो लगना है। आपके चिल्लाने से, गालियां देने से चीजें फास्ट नहीं मूव करने लगेगी। लोग ड्राइव करते हैं, हॉन्किंग शुरू कर देते हैं, क्या 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 क्या, पर भाई जितना समय लगना है उतना लगना है। आराम से एक सिंगल लाइन में जाइए, यू विल लव इट। मैंने इंडिया में काफी ऐसी जगहें देखी है जहाँ पे दूसरी साइड की रोड पूरी खाली हो तो भी वहां पे कोई क्रॉस करके नहीं जाता है, लेकिन कई जगह ऐसी भी है जहाँ पे सारा ट्रैफिक जाम हो जाता है।
सो ये चीजें बहुत सोचने समझने की है कि किस तरह से हमने अपने आप को तैयार किया है। तो ये सारी चीजें हैं, जैसे सीवियर फ्लडिंग या वेदर कंडीशंस की अगर आप बात करूं, तो ये ज्यादातर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हम लोग वेदर कंडीशन, फ्लडिंग, इन सब चीजों के लिए कभी तैयार होते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कभी ये नहीं सोचते कि ऐसा कुछ होगा। हमने ये सोच लिया अरे ऐसा कुछ नहीं हो सकता, पर हो सकता है। आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी हम लोग एक्सेस, इग्रेस या इमरजेंसी रिस्पांस के बारे में बात करते हैं, तो जो स्टैंडर्ड है वो एक गाइडलाइंस है। उन्होंने सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख दिया है, वो भी इंसानों ने लिखा है ना, तो एक स्टेटमेंट लिख दिया है कि आपके पास में 2 अपोजिट एंड पे एग्जिट्स होनी चाहिए जहां से आप अपने आप को रेस्क्यू कर सकते हो। अगर आपके पास सामने की साइड से अगर कोई आपदा आपके पास आ रही है या वेदर कंडीशन अगर सीवियर है, तो आप पीछे की साइड से निकल सकते हो और नीचे जाके एग्जिट कर सकते हो, पर वो प्रोविजन तो होने चाहिए। अब ज्यादातर हम लोगों ने जो एक्सीडेंट के वीडियोस या ये सब चीजें देखी है, तो उन सब परिस्थितियों में ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। इसीलिए नीड फॉर इमरजेंसी प्रोसीजर्स यहाँ पे बहुत एक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। So this is the main importance of need for emergency provisions, ताकि ये आपको दुर्घटना होने से पहले या दुर्घटना के दौरान या दुर्घटना के बाद आपको तैयार रखे। दैट मीन्स आप एक तरह से बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं। सो इमरजेंसी प्रोसीजर्स इसलिए एस्टैब्लिश करने जरूरी है ताकि आप ये प्रैक्टिस मैच अच्छे से खेल पाए, ताकि जब आप सही मायने में जब आपकी परीक्षा की घड़ी हो तो आप अच्छे से बिहेव कर पाए, अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाए और अच्छे से और कारगर ढंग से उसे कंट्रोल कर पाए। अब आप लोग देखेंगे जो सेकंड पार्ट है, दैट इज इमरजेंसी प्रोसीजर्स एंड अरेंजमेंट्स। सो इमरजेंसी प्रोसीजर्स और अरेंजमेंट्स होते क्या है? सो बेसिकली इमरजेंसी प्रोसीजर्स और अरेंजमेंट्स जो है वो मुख्य इन पॉइंट्स के ऊपर आधारित है। जैसे आपने पहले से पूर्वानुमान करके इमरजेंसीज को लिस्ट डाउन किया हुआ है, आपने उन्हें आइडेंटिफाई किया हुआ है और आपने आइडेंटिफाइड चीजों को आपने नोट डाउन किया कि हाँ ये चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। इसके बाद हमने देखा कि प्रोसीजर किस तरह से आप अलार्म रेज करेंगे, कौन अलार्म रेज करेगा, कैसे रेज होगा, अलार्म किसको रेज होगा, कहां तक आवाज पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, किस तरह से किया जाएगा, टेलीफोन नंबर्स कौन होंगे, कंट्रोल रूम में कौन बैठेगा, किस तरह से सिक्योरिटी को अलर्ट किया जाएगा, किस तरह से लोगों को बताया जाएगा, किस तरह से उन्हें इवैक्यूएट किया जाएगा, किस तरह से बेसिकली अलार्म कैसे रेज किया जाएगा। दिस इज द सेकंड पॉइंट। उसके बाद किस तरह के प्रोसीजर्स आप फॉलो करोगे, प्लांट शटडाउन कैसे होगा, इवैक्यूएट कैसे होगा, इंसिडेंट कंट्रोल कैसे होगा, ये सब चीजें क्रूशियल है। इसके बाद में आता है सूटेबल इक्विपमेंट या पीपीई। आपके पास में पीपीई है नहीं है, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन है नहीं है। अब सूटेबल इक्विपमेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं कि भाई रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन है, लीकेज का किट है नहीं है, फायर के इक्विपमेंट है नहीं है, फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट है नहीं है, स्पिलेज किट्स है या नहीं है। अगर हो सकता है ऐसा कुछ, अगर आपने पहले से अनुमान लगा के रखा है कि ये हो सकता है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है, जिन इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है, वो आपके पास होने चाहिए। इसके बाद में आता है नॉमिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल स्टाफ। जो सही बंदे हैं, जिन लोगों को इस चीज के बारे में जानकारी है, उनका वहां पे होना बहुत जरूरी है। तो नॉमिनेट, आप ऐसे लोगों को नॉमिनेट करिए जो कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स में टीम लीडर्स की तरह से काम कर सके, जिन्हें रूट्स के बारे में जानकारी हो, जिसे इस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी हो, जिनको कहाँ पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो सेफ ढंग से लोगों को कैसे निकाल के ले जाया जा सकता है, उनको पूरी जानकारी हो, ट्रेनिंग हो और पूरी तैयारी उनके दिमाग में सेट हो, फिट हो। ये चीजें बहुत जरूरी है। इसके बाद में आता है डीलिंग विद मीडिया। इसी के अंदर आता है डीलिंग विद मीडिया। मीडिया से कैसे डील करेंगे भाई। उसके बाद में आप देखिए अरेंजमेंट्स ऑफ कॉन्टैक्टिंग इमरजेंसी सर्विसेज, कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे, कम्युनिकेशन कैसे होगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स किसकी होंगी, रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स कौन कौन होंगे, ये सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। इसके बाद आता है, अब इसी के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट्स जो आते हैं वो आते हैं ट्रेनिंग और टेस्टिंग। कि भाई अगर आपने ये सारे प्रोविजन, जो इमरजेंसी प्रोविजन के अरेंजमेंट्स हैं, ये अगर आपने किए हुए हैं, तो उसका ट्रेनिंग और टेस्टिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आपने उसको टेस्ट नहीं किया है, तो ये टेस्ट कैसे होता है, मॉक ड्रिल्स द्वारा, ड्राई ड्रिल द्वारा। हम लोग
ड्रिल के बारे में बात करते हैं, हाँ सर हम लोग मॉक ड्रिल करिए सर, मॉक ड्रिल करिए, बहुत सारी मॉक ड्रिल करिए। अरे भाई मॉक ड्रिल करिए, लेकिन किस चीज की करिए? क्या आपने सिनेरियोस क्रिएट किए? क्या आपने सिनेरियोस के बारे में लोगों को जानकारी दी? उस सिनेरियो में उनको कैसे बिहेव करना है उसके बारे में जानकारी दी? वो प्रोसीजर्स हर आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझा है नहीं समझा है कि भाई यहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। लेकिन क्या होता है, हमने तो सर समूह में सबको बता दिया कि ऐसा करना है, तो सब करेंगे क्या? सो दैट मीन्स आपने टू मेनी कुक्स स्पॉइल द मील बोलते ना, कि बहुत सारे बावर्चियों ने खाना खराब कर दिया। तो इसीलिए डेडिकेटेडली लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेशन होना बहुत जरूरी है। सो इसीलिए ये सारे पार्ट्स में ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग जरूरी है। अब इसके बाद आता है फर्स्ट एड की रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट एड की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? सो बेसिकली फर्स्ट एड की जो रिक्वायरमेंट्स है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। फर्स्ट एड की रिक्वायरमेंट सबसे पहले होती है फैसिलिटी, इक्विपमेंट और पर्सनल। फर्स्ट एड इन तीनों चीजों के ऊपर आधारित होता है। फैसिलिटी कैसे? कि भी आपके पास में एप्रोप्रिएट लोकेशन पे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट अवेलेबल है या नहीं है। अब पता चला जहाँ पे कट लग नहीं सकता वहां पे आपने बैंडेड रखी हुई है, और जहाँ पे कट लग सकता है वहां पे आपने स्वैब रखे हुए हैं। तो ये दोनों चीजें कहाँ पे क्या चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, कहाँ पे क्या चीज हो सकती है। पता चला वो ग्राइंडिंग मशीन पे काम कर रहा है, अब उसके पास में आपको पता है कि उसको आई वॉश भी चाहिएगा, उसको हैंड ग्लव्स भी जो होते हैं उससे कट अगर हो जाए तो कट जाए तो आपको बाइंडेड होना चाहिए, क्लीनिंग के लिए गॉज होना चाहिए, ये सब चीजें वहां पे होनी चाहिए। तो फैसिलिटी के अंदर कहाँ पे फर्स्ट एड के प्रोविजन और किस तरह के प्रोविजन होने चाहिए ये बहुत जरूरी हो जाता है समझना। तो पहले तो आप ये समझिए। इसके बाद में आता है इक्विपमेंट। तो किसी भी फर्स्ट एड किट को प्रॉपरली स्टॉक करना तो होना चाहिए। आपकी रिक्वायरमेंट जो है, सब पता चला 50 लोग वहां पे काम करते हैं और कितने लोगों को इफेक्ट हो सकता है। जब हम लोग ये एनालाइज करते हैं कि इक्विपमेंट के अंदर कुछ खामी आएगी तो कितने लोगों को डैमेज हो सकती है, मतलब पॉसिबल पीपल हु माइट बी हार्म बोलते हैं ना, ये सबसे बड़ा सवाल है, हु माइट बी हार्म। तो जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, जिन लोगों को नुकसान हो सकता है, उन्हीं के बारे में तो आप बात करेंगे। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने अभी बात किया फर्स्ट एड फैसिलिटी की, तो फर्स्ट एड फैसिलिटी के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? फर्स्ट एड फैसिलिटी के अंदर आएगा कि भी सेंट्रली लोकेटेड होना चाहिए, क्लीन और एडिक्वेट होना चाहिए। उसके बाद में हैंड वॉश की फैसिलिटी होनी चाहिए, चेयर होना चाहिए। उसके बाद में क्लिनिकल वेस्ट जो है जैसे रुई वगैरह है उसके लिए डस्टबिन वगैरह सब होना चाहिए डिस्पोजल के लिए। इसके बाद में आता है फर्स्ट एड इक्विपमेंट के बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे। तो फर्स्ट एड इक्विपमेंट में क्या होना चाहिए? जैसे लार्ज ट्रायंगल होता है, स्टेराइल प्लास्टर होता है, डिस्पोजेबल ग्लव होता है, सेफ्टी पिन्स होती हैं, स्टेराइल आई पैड्स होते हैं, लार्ज और मीडियम साइज की ड्रेसिंग होती हैं। और अगर बड़ी वर्क प्लेस है या लार्जर वर्क प्लेस है तो आई वॉशिंग स्टेशन है, इमरजेंसी शावर है, ब्लैंकेट्स है, स्प्लिंट्स हैं, फिर स्ट्रेचर्स हैं, व्हील चेयर्स हैं। ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जरूरत पड़ती है। अब बेसिकली ये सारे प्रोविजंस जो है वो इंडियन लीगल रिक्वायरमेंट्स में कहाँ लिखे हैं? फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में। वो उसमें कहाँ मेंशन्ड है? दैट इज चैप्टर 4A रूल एंड देयरइन। तो ये रूल क्या बोलता है? मैं आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ। द रूल डिस्क्राइब्स द रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, occupational health center, medical officer, equipment or occupational health center, ambulance, van, emergency care equipment and number of first aiders etc. So this is mentioned in chapter 4A rule therein। और इसी के साथ साथ में ये सेक्शन 45 अंडर सेक्शन 45 एंड रूल्स therein ये बताता है रूल्स डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट ऑफ फर्स्ट एड अप्लायंसेस, एम्बुलेंसेस एंड रूम्स एक्सेट्रा। सो ये यहाँ पे दिया गया है। तो अगर आपको स्टैंडर्ड्स अगर रेफर करने हैं तो आपको इंडियन स्टैंडर्ड में, लीगल स्टैंडर्ड में यहाँ पे ये चीजें मिल जाएंगी। इसके बाद में आता है फर्स्ट एड पर्सनल। तो रोल ऑफ फर्स्ट एडर क्या होता है? सबसे पहले तो उसका सबसे पहला रोल ये होता है which comes under 3 P's जो हम लोग बोलते हैं ना, preserve, prevent and promote. So what he has to preserve? He has to preserve a life. What he has to prevent? He has to prevent the deterioration. And what he has to promote? He has to promote recovery. So एक कारगर या एक अच्छे फर्स्ट एडर में ये 3 गुण होना जरूरी है। सबसे पहले तो उसे लाइफ प्रिजर्व करनी है,
उसे डिटोरेशन से बचाना है, मतलब सड़ना नहीं चाहिए, उसे प्रॉपरली ड्रेसिंग करना है, एंड फाइनली इस तरह से उसे काम करना है ताकि उसकी रिकवरी जो है वो फास्ट हो. सो दिस इज बेसिकली रोल्स ऑफ फर्स्ट एडर्स, एंड इट इज एसेंशियल कि लोगों को ये चीजें समझ में आए. इसके बाद में जब हम लोग बात करते हैं कि फर्स्ट एड पर्सनल कौन होता है, सो अपॉइंटेड पर्सन जो है, जैसे मिनिमम प्रोविजन किसी भी आदमी को जानकारी होनी चाहिए. बेसिकली हम लोग ज्यादातर जब बात करते हैं कि भाई फर्स्ट एडर्स कितने होने चाहिए, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को तैयार करिए, क्योंकि जरूरी नहीं है जब इमरजेंसी हो तब जिसको आपने ट्रेन किया. सर हमारे यहाँ पे तो 2 ही लोग हैं फर्स्ट एड वाले, पर 2 ही लोग क्यों हैं, आपको और लोगों को तैयार करना चाहिए. सो यू हैव टू इंश्योर दैट यू गिव मोर एंड मोर ट्रेनिंग टू मोर नंबर ऑफ पीपल. इसके अंदर हम लोग कुछ एक्रोनिम्स आते हैं या कुछ एक शॉर्ट फॉर्म्स आते हैं, जैसे इमरजेंसी फर्स्ट एड एंड एट वर्क, EFAW. तो उसको EFAW में ट्रेनिंग होना चाहिए. मतलब EFAW मतलब इमरजेंसी फर्स्ट एड एट वर्क की ट्रेनिंग होनी चाहिए, और उसके लेवल ट्रेनिंग्स अवेलेबल है. अब ये ट्रेनिंग्स कहाँ से मिलती हैं, ये ट्रेनिंग्स यूजुअली मिलती हैं किसी भी एम्बुलेंस सर्विस से. और जैसे इंडिया में अगर आप देखते हो रेड क्रॉस है और सेंट जॉन्स एम्बुलेंस, ये सब इंडिया में अवेलेबल है. सो यहाँ से इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग मिलती है, विच इज सर्टिफाइड ट्रेनिंग. सो फर्स्ट एडर्स को वहाँ से ट्रेनिंग लेना चाहिए. इसके साथ साथ में आता है फर्स्ट एडर्स का ट्रेंड फर्स्ट एड एट वर्क, सो FAW. तो ये 2 शॉर्ट फॉर्म आते हैं, EFAW और FAW, मतलब फर्स्ट एड एट वर्क और इमरजेंसी फर्स्ट एड एट वर्क. EFAW इमरजेंसी फर्स्ट एड एट वर्क एंड फर्स्ट एड एट वर्क FAW. सो ये 2 चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए. अब हम कैसे डिसाइड करें कि नंबर ऑफ पीपल कितने होने चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको ट्रेनिंग देना चाहिए. अब EFW और FAW, जो EFAW है और FAW क्वालिफिकेशन है, ये क्या है. सो ये बेसिकली होता है सर्टिफिकेट प्रोग्राम होता है, और ये सर्टिफिकेट जो है ना, ये आपको हर साल लेने होते हैं. सो हर साल आप लोगों को कुछ लोगों को भेज के उन्हें ट्रेनिंग करवाना चाहिए, एंड रिफ्रेशर्स भी होने चाहिए. सी बेसिकली हम लोग ये सोचते हैं एक बार ट्रेनिंग दे दिया सर हो गया कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको रिपीटेड उनको ट्रेनिंग दिलानी चाहिए. एंड फाइनली फॉर सिलेक्टिंग द स्टाफ टू बी अ फर्स्ट एडर, तो क्या क्या चीजें आपको देखनी है कि जब आप सिलेक्ट कर रहे हैं एक फर्स्ट एडर को. तो सबसे पहले तो वो रिलायबल होने चाहिए, जेंटल होने चाहिए. ऐसा नहीं है रगड़ भरा कुछ नहीं चलो चलो, ऐसा नहीं. कोई भी आदमी अगर तकलीफ में है तो उन्हें जेंटली, उन्हें इस चीज की ट्रेनिंग सबसे पहले देनी चाहिए, भैया किस तरह से बिहेव करना है, उन्हें संभालना कैसे है. उनकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए. उन्हें ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस तरह की चोट लगी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, या आपकी फैसिलिटी के अंदर किन किन तरह की चोटें लग सकती है. ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जनरलाइज ट्रेनिंग ले लेते हैं, लेकिन वर्क स्पेसिफिक ट्रेनिंग जो है वो नहीं करवा पाते हैं. सो वर्क स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स की आप पहले लिस्ट बनाइए कि हमारे यहाँ पे क्या क्या चीजें हो सकती है, उसके हिसाब से आपको ट्रेनिंग लेनी है. साथ साथ में आप देखिए एप्टीट्यूड और एबिलिटी होनी चाहिए, ये जो नॉलेज दी जा रही है इसको एब्जॉर्व करने की. बेसिकली क्या होता है कि काफी लोग जब ट्रेनिंग के लिए जाते हैं फर्स्ट एड, हाँ ठीक है सर सब मालूम है, पट्टी वट्टी तो बांधनी है, ऐसे ही घसीट लेंगे हो जाएगा. लेकिन ये चीज आपको ये नहीं पता है कि जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, अगर एक फांस आपकी उंगली में चुभी हुई है और अगर वो फांस अगर एक फर्स्ट एडर ने अगर प्रॉपरली नहीं निकाली है तो फांस का अगर कोई हिस्सा अगर अंदर रह जाएगा तो पक जाएगा, सड़ने लगेगा, एंड विच कैन कॉज सीरियस डैमेज टू योर फिंगर्स. आपको उंगली काटनी भी पड़ सकती है. तो एक फर्स्ट एडर के ऊपर ये बहुत दारोमदार आता है, क्योंकि जब फर्स्ट एड करके आप किसी को भेजते हैं कि भाई जा आगे जाके फर्दर ट्रीटमेंट ले लेना, तो पता चला वो फर्स्ट एड लेने के अंदर ही उसने इतना डैमेज कर दिया कि वो बंदा रिकवरी नहीं कर पाया. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. जैसे हमारे यहाँ पे बहुत उत्साही लोग होते हैं कि अगर वो गिर गया, उसका पैर टूटा हुआ है तो उसका पैर ही पकड़ के उठा लिया. उसके पैर में पहले सिर्फ लिगामेंट टेर आया होगा लेकिन उसकी हड्डी तोड़ डाली. सो ये डिफरेंस है, गर्दन से उठा रहे हैं, हाथ से उठा रहे हैं, तो किस तरह से उठाना है ये चीजें सीखिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए. एंड फाइनली जब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट एड कवरेज, सो फर्स्ट एड कवरेज जो है वो जनरली जैसे जनरल रिस्क लेवल है, हैजार्ड प्रेजेंट एट वर्क प्लेस, जो भी चीजें हैं, तो
तो फर्स्ट एड का कवरेज कहाँ कहाँ होना चाहिए, जैसे जनरल है, हैजार्ड कवरेज है, एक्सीडेंट हिस्ट्री है, तो वहाँ पे आपको फर्स्ट एड के किस तरह के प्रोविजंस रखने हैं, इनके बारे में जानकारी आपको मैक्सिमम देनी चाहिए। एक्सीडेंट हिस्ट्री है, स्पेसिफिक प्रेजेंस ऑफ वनरेबल पर्सन, जैसे कई लोग होते हैं एक्सीडेंशियल, वर्क पैटर्न्स है, नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, तो ये सारी चीजें मोटा मोटी आपको कवर करनी है। बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर, वी कैन हैव अ डिटेल डिस्कशन ऑन दिस एज वेल बाद में। सो अभी के लिए अब आइए हम लोग देखते हैं इसके जो इमरजेंसी प्रोसीजर्स एंड फर्स्ट एड है, इसके क्वेश्चन आंसर्स। सो सबसे पहला जो सवाल है जो हम लोग कवर करेंगे आज, वो है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इमरजेंसी प्रोसीजर। तो इसको क्योंकि हम लोग इतना डिटेल में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, तो मैं फटाफट इसको क्विकली आंसर के रूप में पढ़ देता हूँ। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इमरजेंसी प्रोसीजर। इसका आंसर है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इमरजेंसी प्रोसीजर इज टू ensure the safety and health of staff and others who might be affected by the emergency. In some instance, minimizing others' losses associated with an emergency will also be a priority. Preventing an escalation of emergency may also be important. That means, फिर से रिपीट करता हूँ, the main objective of emergency procedure is to ensure the safety and health of staff and other who might be affected by the emergency. In some instances, minimizing the others' loss associated with emergency will also be a priority, and preventing the escalation of emergency that may also be important. दूसरा सवाल आता है, the three typical emergencies that can require development of an emergency procedure. The typical emergencies that may require to develop emergency procedures include fire or explosion, bomb threat, spillage of hazardous substances, release of toxic gases, outbreak of diseases, severe weather condition, flooding, multiple casualties या terrorist और security. So ये बेसिकली इनमें से किसी भी तीन को आप लिख सकते हैं, एंड दिस इज द आंसर। इसके बाद में आता है आइडेंटिफाई द अरेंजमेंट्स एन ऑर्गेनाइजेशन शुड मेक टू डील workplace emergencies. So basically, organizations should identify the foreseeable incidents and make internal arrangements to deal with each of them, which would include first foreseeable emergencies, that is an outline of the foreseeable emergencies that might occur, procedures for raising the alarm, that is workers should know mode and type of relevant alarm raised for different type of emergencies, procedures to be followed, procedures for plant shutdowns, evacuation, incident control, etc., provision for suitable equipment, that is PPE, respiratory protectant, leakage contamination kits and firefighting equipments, etc., nomination of a responsible staff, that is emergency response team, responsible staff to carry out various activities during emergencies should be nominated. Dealing with media, that is procedure for handling media should be developed, and nominated staff training in media handling techniques should also be given. Arrangements for contacting emergency services should be there. Organizations must make procedures for contacting external agency services or mutual aids for help, such as first communication, that is communication equipment such as landline, mobile number, phone, satellite phones, VHF radios, etc. Then contact details such as national or local emergency service numbers, etc. And responsible individuals, that are responsible individuals with the necessary information and knowledge who are nominated to make the calls. See, basically जब हम emergency के समय में जो communicate करते हैं, तो लोगों को प्रॉपरली ट्रेनिंग इसलिए देना जरूरी है, जो बोलते हैं ना हम लोग प्रैक्टिस होना क्यों जरूरी हो जाता है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप कुछ भी बोलोगे, घबराहट में बोलोगे, which will not convey the right message, या सही ढंग से नहीं जाएगा। So whenever an emergency is happening, तो क्या बोलना है या किस तरह की जानकारी देनी है या किस तरह से जानकारी दी जाती है, उसकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो जब आप मॉक ड्रिल करते हैं ना, सर मॉक ड्रिल कर ली, लेकिन ये किया
नहीं किया, सो ये भी करना चाहिए। इसके बाद में आता है द फैक्टर्स दैट माइट बी कंसिडर्ड व्हेन डिटरमाइनिंग द फर्स्ट एड फैसिलिटीज फॉर वर्कप्लेस। सो इसका आंसर है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। So the factors that might need to be considered when determining the first aid facilities at workplace are: first, the physical size of an organization, number of employees, distribution of workforce, the type of business and what hazards are inherent in it, remoteness of the site from emergency to medical services, provisions for non-employees such as shoppers and school children, need for specific group of employees, cover for first aiders during annual leaves, shift patterns, then the geographic location is an important issue considering to determine the provisions, and finally जो भी एम्प्लॉयज हैं जो कि कारगर ढंग से इन सब चीज़ों को डिटरमाइन कर सके, सो बेसिकली एम्प्लॉयज जो कि खतरे में आ सकते हैं। सो ये मोटा मोटा सारा पूरा लिस्ट है क्यों या फर्स्ट एड फैसिलिटीज में आपको क्या क्या चीज़ें एस्टैब्लिश करनी चाहिए और किस तरह से करनी चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड थैंक यू वेरी मच। अगली बार हम लोग देखेंगे एलिमेंट 4 एंड तब तक के लिए थैंक यू।